डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का प्रैक्टिकल फिजिक्स का चल रहा है और उसमें एग्जामिनर बाहर से आए हुए होंगे। प्रैक्टिकल से संबंधित जो वाइवा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं उन्हीं से रिलेटेड यह वीडियो है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं और इन्हें आप तैयार करके अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिकल अपना दीजिए। वैसे तो प्रैक्टिकल में विद्यालय भी पूरा प्रयास करता है कि आपको अच्छा नंबर मिले। जो एग्जामिनर आते हैं वो भी अच्छा नंबर ही देते हैं, लेकिन हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और एग्जामिनर को भी अच्छा लगे कि बच्चे काफ़ी अच्छी तैयारी किए हैं, इसीलिए आप थोड़ा तैयार होके जाएंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें आप क्वेश्चन पहले देखिए। जैसे ये है आपका धारा नियंत्रक। वैसे क्वेश्चन इसमें टोटल 16 है, लेकिन हम हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो धारा नियंत्रक होता है। धारा नियंत्रक का कार्य यह है कि प्रैक्टिकल करते समय कहीं पर इस तरीके से भी आवश्यकता पड़ती है कि हमें धारा का मान कम और ज्यादा करना पड़ता है, तो वह कार्य धारा नियंत्रक करता है। रियोस्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका सिंबल ऐसे होता है, जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है उसी के सिंबल पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये धारा को कम और ज्यादा करने के काम आता है। दूसरा है अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर का कार्य जो होता है वो धारा नापने में किया जाता है, करंट मेजरमेंट के लिए। और वोल्टमीटर का जो उपयोग होता है वो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर नापने में किया जाता है वोल्टमीटर का उपयोग। अमीटर, आदर्श अमीटर का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है बेटा वो शून्य होता है। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, और यही आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। ये आप ध्यान रखोगे, सिंपल चीज है। उसके बाद एक शंट होता है। शंट जो होता है, ये शंट अमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसको और कम कर देता है। ठीक है, अमीटर चूंकि धारा नापता है और जो धारा नापता है अगर उसका प्रतिरोध ही ज्यादा रहेगा तो धारा कैसे नापेगा? तो शंट का उपयोग किया जाता है। ये धारा के मान को, प्रतिरोध के मान को और कम कर देता है। हमारा जो ये धारा मापी है, ठीक, इसी के समांतर में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इसी रेजिस्टेंस को ही शंट कहते हैं। तो यही पूरा सिस्टम अमीटर हो जाता है। ठीक, तो ये शंट हमेशा धारा मापी के समांतर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। शंट का यूज ऐसे होता है। ठीक है, तो ओम का नियम है डियर स्टूडेंट्स। ओम का नियम जो है बहुत सिंपल सा नियम है, लेकिन अगर आप मौके पर एग्जामिनर को नहीं बता पाएंगे तो यही होगा कि आप तैयारी नहीं किए हैं। ठीक, एग्जामिनर आपको कह भी सकता है कि वो 10 से 15 दिन बाद आपका बोर्ड प्रैक्टिकल है और ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ओम का नियम आपको तैयार रखना है। आप कहना है कि जो वैद्युत विभवांतर होता है V, ठीक, ये उस तार में बहने वाली, उस वायर में बहने वाली करंट के अनुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि समस्त जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए, मतलब ताप दाब इस सब में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो दोनों सिरों के बीच, तार के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उस तार में बहने वाली विद्युत धारा की क्या होगा?
अनुक्रमानुपाती होगा। बस सिंपल सा नियम है। बी अनुक्रमानुपाती आई तो बी बराबर हो जाता है आई आर, जहाँ आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फार्मूला, आर इक्वल टू रो एल अपान ए। ये प्रतिरोध का फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आर प्रतिरोध है, एल जो है तार की लंबाई है, तार की लंबाई एल है, और ए क्या है, ये तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो ये मोटाई इसकी तार की, ये ए है, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि उस तार के लिए हमेशा फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं। आप एल और ए बदल दोगे, आर बदल जाएगा, लेकिन उसका रो जो है वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, आपका प्रतिरोध बॉक्स होता है, आप प्रैक्टिकल करते समय देखे होगे, एक बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग वैल्यू के प्रतिरोध लगे होते हैं, और हम प्रतिरोध बॉक्स की मदद से अलग अलग प्रतिरोध यूज कर सकते हैं, या प्रतिरोध का मान बढ़ा सकते हैं, परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक, ये प्रतिरोध बॉक्स का काम है। प्रतिरोध बॉक्स का काम क्या होता है, प्रतिरोध को परिपथ में कम और ज्यादा करने के काम आता है। ठीक, फिर आपके देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये पूछ लेता है सेतु संतुलन की अवस्था में क्या होगा, तो आप कहोगे पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ये सब प्रतिरोध है। एग्जाम में पूछेगा कि सेतु संतुलन की अवस्था क्या होती है, या मीटर सेतु जो होता है, ये मीटर जो ब्रिज होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो व्हीटस्टोन का जो सेतु ब्रिज है, ये पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, जहाँ पी बाई क्यू जो है रेशियो रेजिस्टेंस है, आर जो है आपका नोन रेजिस्टेंस है, ज्ञात जिसको कहते हैं, यस है अननोन। ठीक, और ये आपका मीटर सेतु के द्वारा हम अज्ञात जो वायर है, जिस वायर का हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है, उस वायर का हम लोग रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। फिर देखिए विभवमापी, नाम से लग रहा है कि जैसे ये विभव नापने का काम आता है। ठीक, लेकिन विभवमापी जो है हमारा पोटेंशियोमीटर, ये जो हमारा सेल होता है उसका ई नापने का काम आता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल नापते हैं, किससे, विभवमापी से। दो सेलों के ई का कंपेयर भी करते हैं, दो सेलों का जो ई है उसका कंपेयर भी किया जाता है इसी विभवमापी से। इस छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखिए एग्जामिनर अक्सर ये भी पूछ लेता है, एग्जामिनर बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और बहुत एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे बस उसके बाद आप तुरंत हट जाइए वहां से। ठीक है, आपको अच्छा नंबर भी दे देंगे। आपका जो चार्ट है वो चार्ट भी अगर आप लिए हैं तो उससे रिलेटेड जो भी बात है आप उसको अच्छे से तैयार भी रखिए। ठीक है, चार्ट दिखा रहे हैं, कुछ भी बनाए, उसमें ट्रांसफार्मर बनाए हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग बनाए हैं, माइक्रोस्कोप बनाए हैं, टेलीस्कोप बनाए हुए, कुछ भी बनाए हैं, उसकी आपको अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल कराते हो, ठीक, तो उस लाइट के कारण उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, और यदि बढ़िया सर्किट बना के रखो तो धारा बहने लगती है। यही व्यवस्था क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब प्रकाश के प्रभाव से जो धारा या जो करंट हमको प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक, फिर आप क्या देखिए पीएन संधि है, इसका सिंबल है, ये पी को इंडिकेट कर रहा है, ये पी टाइप को, एन टाइप को। पी टाइप में आपके पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल्स होंगे मूविंग के लिए, जिसको हम लोग कोटर कहते हैं,
और n टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे अधिक मात्रा में। ध्यान देना, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन अल्प मात्रा में कोटर होंगे। जो है जैसे P है अधिक मात्रा में प्रोटॉन या कोटर लेकिन अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन। अगर N है तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन लेकिन अल्प मात्रा में कोटर। और डियर स्टूडेंट देखिए, जब हम इसके P को बैटरी के, ये देखिए बैटरी भी आप ध्यान रखिए, ये सेल है, सिंगल सेल का ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, ये सेल है। और जब कई सेल ऐसे मिल जाए, यही सब सिंपल सी बात होती है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। जब 2-3 सेल को ऐसे मिला दो तो ये बैटरी कहलाता है और सिंगल का सेल हो जाता है। जब इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ये होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। और इसी का उल्टा, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, रिवर्स बाइसिंग। अब बताइए, आपसे पूछ लेता हूँ रिवर्स बाइसिंग क्या है, तो आप कहो कि पीएन संधि के P को यदि हम बैटरी के N सिरे से या नेगेटिव सिरे से और N सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं, तो यह जो है व्यवस्था या सर्किट जो है क्या कहलाएगा, पश्चदिशिक कहलाएगा। ठीक, अभी आपका देखिए AC और DC करंट है। अक्सर पूछ लेता है कि बेटा AC और DC में क्या अंतर है। ठीक, तो आप सिंपल सी, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस आप यही कहिए कि सर AC वह करंट है कि अगर सर्किट में AC बह रहा है तो हमको प्लस और माइनस की कोई चिंता नहीं करनी है, तो वो धारा क्या होगा, AC धारा होगी। और जहां हम प्लस और माइनस के लिए विचार करते हैं कि प्लस प्लस में लगाएं, माइनस माइनस से कनेक्ट करें, अगर ऐसी कुछ विचार आते हैं तो DC करंट, जहां हमको प्लस माइनस ध्यान रखना पड़ता है। और जहां नहीं ध्यान रखना है जिस करंट के साथ, वो क्या है, AC करंट। अब इससे एग्जामिनर में प्रश्न, हाँ ठीक, अच्छी जानकारी है। और AC और DC सेम वोल्टेज, ये आपका क्वेश्चन भी होता है, सेम वोल्टेज का अगर आपके पास AC है और उतने ही वोल्टेज का DC है, तो कौन ज्यादा खतरनाक है, AC ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि AC जो होता है वो उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। ये 220 आपका एवरेज है, कम और ज्यादा का एवरेज। तो AC आपका, बस आपका ना AC ज्यादा खतरनाक है। ये देखिए, संधारित्र आपका होता है कैपेसिटर जिसको कहते हैं। ठीक, कैपेसिटर का कार्य जो है, आवेश जो चार्ज होते हैं उनको एक प्रकार से स्टोर करने का कार्य है, बस इतना ही ध्यान रखिए। कैपेसिटर एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं व्यवस्था बनाने के लिए, और इसके बीच में जो है कुचालक मटेरियल रखा जाता है। यही सब आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछ लिया कि कैपेसिटर की जो 2 प्लेटें होती हैं, इसके बीच में जो कुचालक पदार्थ रखते हैं, तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो घटता है बढ़ता है, तो आप कहोगे बढ़ जाता है। C = KC0, ये आपका K जो है इसकी वैल्यू है, परावैद्युतांक है ये। ठीक है, ये जो आपका मटेरियल रखा है डाइलेक्ट्रिक, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक प्रकार से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक, तो C = KC0 हो गया। तो ये आपका फार्मूला है, C = KA∈0/D, जहाँ A जो है प्लेट का एरिया है, D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका कूलाम का ये नियम है। कूलाम का नियम बहुत सिंपल सा, स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि यदि दो चार्ज कुछ दूरी पर रखे हों तो उन चार्जों के ऊपर आपस में बल लगता है, ये एक दूसरे को बल लगाते हैं।
और इस बल की जो वैल्यू होती है वो चार्जों के इनटू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर की इनवर्स प्रोपोर्शनल। आपको ये कहना है कि सर कूलॉम का जो नियम है, ये दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच जो बल लगता है, आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, वो आवेशों के गुणनफल के अनुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसका देखिए गॉस का नियम है। गॉस का नियम जो है फ्लक्स, अगर कोई पैक चीज है, किसी कोई पैक है, बिल्कुल किसी चार्ज को आप पैक कर दिए, तब इसके चारों तरफ से जो फ्लक्स निकलेगा, जो लाइट निकलेगी एक प्रकार से, आप ये समझिए। ठीक, जैसे आप बल्ब रख दिए तो इसके चारों तरफ से लाइट निकलेगी ना, तो ये बिल्कुल एकदम क्लोज हो। अगर चार्ज किसी ऐसी पैकेट में पैक है जो चारों तरफ अच्छे से पैक हो, बंद हो, तो उस पैकेट से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा वो उस पैकेट के अंदर जो आवेश है उसका क्या होगा, 1/ε0। बस यही आप करना है। ठीक है, कि जो टोटल फ्लक्स होगा उस चार्ज का क्या होगा, उस पैकेट के अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0, ये आपका हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए किरचॉफ का फर्स्ट नियम, सिंपल सा नियम है, लेकिन जब एग्जामिनर पूछ लेता है कि बेटा किरचॉफ का नियम क्या है, तो फिर अगर आपको तैयार है तो आप अच्छे से बता देते हो, नहीं तो आप समझ रहे हो कैसा जो है उस समय व्यवस्था बन जाती है। तो चार्ज का किरचॉफ पहला नियम क्या है कि जो जंक्शन होता है, जंक्शन पर या संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का जो बीजगणितीय योग होता है, शून्य होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो धारा आती है उसका योग बराबर जो धारा जा रही है। ऐसे भी कह सकते हो, जो धारा आ रही है बराबर जो धारा जा रही है। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक, फिर ये 14 है कि यही इन्हीं का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम भी अच्छा नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण को भी व्यक्त करता है। दूसरा नियम ये पहला वाला आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण, इसको भी व्यक्त करता है। दूसरा नियम क्या है, देखो बेटा, कि ये दूसरा नियम बंद पास में लगता है, द क्लोज लूप में। ठीक, क्लोज लूप में जितने भी आर हैं रेजिस्टेंस, और उसमें जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, दोनों का इनटू, और इनटू करने के बाद सम कर लो, वो उसी क्लोज लूप में जितने सेल लगे हैं उनके ईएमएफ के सम के क्या होगा, बराबर होगा। बस ये बताना है आपको एग्जाम्पल कि ये नियम जो है बंद लूप के लिए लगता है, और जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा बह रही है और प्रतिरोध धारा का आपस में गुणा का जो बीजगणितीय योग होगा वो उस बंद पास में लगे समस्त सेलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, फिर आपको देखिए बायो सेवर्ट का नियम है, सिंपल सा नियम है, μ0/4π IDL sin θ/r²। पूछ लेता है तो याद रहना चाहिए, तुरंत बता दो। ठीक है, ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसके मोमेंट का फार्मूला है। ठीक, बहुत सिंपल सा इलेक्ट्रिक डाइपोल ही पूछ लेता है, बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक,
हम तो यही क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं जब जाते हैं तो। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक व्यवस्था है, भी एक व्यवस्था है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे ये पेन, ये इसको क्या कहते हैं? इसको जो है आपका मार्कर कहते हैं, इस तरीके से आप लिखने के लिए पेन बोलते हैं। तो ये व्यवस्था है, ठीक है। तो ये आपका व्यवस्था, इस व्यवस्था को मार्कर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तब ये व्यवस्था क्या है कि एक माइनस क्यू चार्ज और उतने अमाउंट का प्लस क्यू चार्ज, और बहुत सिंपल से डिस्टेंस पे हो एक दूसरे से, मतलब बहुत माइन्यूट डिस्टेंस पे हो। तो ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें एक चार्ज और इसका जो डिस्टेंस है, इनका इनटू जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक। तो कोई और समस्या होगी तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी, उस टॉपिक पर भी जल्दी ही जो है वाइवा के क्वेश्चंस बना देंगे। और जो आप चार्ट में जो फिगर बनाए हो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उस पर भी आपके जो है क्वेश्चन बना देंगे, क्या क्या वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे वाइवा की दृष्टि से ट्रांसफार्मर का, ठीक। तो आप इसको ध्यान से देखिए और तैयार कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है।